वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री के लाइव टेस्ट नंबर 3। तो यहाँ पर याद रखिए, अगर हम बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री की क्वेश्चंस की, तो वैसे तो याद रखिए बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते हैं, लेकिन जो आपका सिलेबस है एनिमल हस्बेंड्री का वो एक शॉर्ट है। ठीक है, शॉर्ट याद रखिएगा, आपका जो सिलेबस है बिल्कुल शॉर्ट है, तो आपको एनिमल हस्बेंड्री में कोई दिक्कत लेने वाली है नहीं। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है। तो एग्जैक्ट जितना भी आप याद रखोगे, याद रखिए एनिमल हस्बेंड्री वो बिल्कुल आपको कन्फर्म होना चाहिए, एक भी क्वेश्चन आपका इधर से उधर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जितना हो सके याद रखिए क्वेश्चंस को हल कीजिए एनिमल हस्बेंड्री के, ताकि याद रखिएगा आपको हर एक टाइप के सभी प्रकार के आपको क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिल जाए। इसके साथ साथ आपके ओल्ड पेपर में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे यहाँ पर आपको क्लियर करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये क्लास भी पसंद आएगी। तो ठीक है, मैं हूं दीपक सिंह, और आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर याद रखिए जितने भी ऐसे स्टूडेंट है जो कि नई स्टूडेंट है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और पास के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, उसमें आपको पूछा गया है कि गौवंश में अत्यधिक ज्वर और खूनी दस्त किस रोग के लक्षण होते हैं। याद रखिए एक कॉमन सा क्वेश्चन है, लेकिन अब याद है कि हर टाइप मतलब हर टाइम आपका जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है थोड़ी सी उसकी लैंग्वेज चेंज की जाती है। क्वेश्चन वही रहता है, लेकिन उसकी थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज की जाती है। जैसे कि मान लीजिए आपको ये पूछ लेता है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये पूछ लेगा कि मान लीजिए एफएमडी होता किससे है। ठीक है, आप बता दोगे वायरस से होता है। दूसरा क्वेश्चन वो ये पूछ लेगा कि एफएमडी रोग होता किस में है, तो आप ये भी बता दोगे कि गाय भैंस में होता है। अगर आपको पूछता है एफएमडी में होता क्या है, विशेष इसके लक्षण क्या है, क्वेश्चन वही है, बस उसकी थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर रहा है। ठीक है, तो याद रखिए एफएमडी के जो मुख्य लक्षण थे आपको कल बताए थे कि इसके क्या होते हैं, पाँव और मुँह पर छाले हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो रही क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं या फिर क्या क्वेश्चन को घुमाया जाता है, नहीं, थोड़ी सी उसकी लैंग्वेज चेंज की जाती है, क्वेश्चन वही रहता है। ठीक है, तो ऐसे कन्फ्यूज ना हो, बस थोड़ा सा समझ लिया करो क्वेश्चंस को। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं वापस कि गौवंश में अत्यधिक जो ज्वर होता है या फिर खूनी दस्त होता है, ये किस रोग के लक्षण होता है। क्या रिंडरपेस्ट के होते हैं, क्या एफएमडी के होते हैं, क्या एंथ्रेक्स के होते हैं, या क्या ब्लैक क्वार्टर के होते हैं। वैसे याद रखिए एक यहाँ पर मोस्ट कॉमन आपको सिम्टम दे रखा है, तो याद रखिए खूनी दस्त। तो जो रिंडरपेस्ट होता है, कॉमन सा क्वेश्चन याद रखिएगा कि जो रिंडरपेस्ट होता है इसमें क्या होता है, खूनी दस्त लगते हैं। आपने जब भी देखा होगा याद रखिएगा खूनी दस्त, या फिर इसके नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो टेम्परेचर होता है वो हाई हो जाता है, इसके साथ साथ क्या होता है, खूनी दस्त आते हैं। ठीक है, याद रखिए रिंडरपेस्ट होता है, रिंडरपेस्ट किससे होता है ये भी आपको पता होगा, एक छन्ने योग्य वायरस जिसे हम बोलते हैं फिल्ट्रेबल वायरस, किससे होता है रिंडरपेस्ट, ये होता है एक फिल्ट्रेबल वायरस जनित रोग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है कि प्रसूति ज्वर किसकी कमी से होता है। ये क्वेश्चन आपको कल भी करवाया था, आज भी हम ले रहे हैं, लेकिन क्यों, क्योंकि याद रखिए ये क्वेश्चन आपको हर टाइम पूछा गया है, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर लैंग्वेज इसकी चेंज की गई है। बस यहाँ पर जो नाम था इसका, बस इसको थोड़ा सा घुमाया गया है। अब घुमाने की तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि याद रखिए आप बहुत सारे, जैसे कि मान लीजिए एंथ्रेक्स की अगर हम बात करेंगे, तो एंथ्रेक्स के बहुत सारे रोग हैं, मतलब इसके उपनाम है। ठीक है, रोगों के उपनाम ज़रूर याद रखिएगा। एक अगर मैं बात करूँ आपका जो टॉपिक है रोगों का, तो उसमें उपनाम कितने हैं, सब रोगों के उपनाम ज़रूर याद रख लेना, क्योंकि उपनामों से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिल चुके हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इसका ज़रूर ध्यान रखना। तो पहले हम इसे क्लियर करेंगे कि प्रसूति ज्वर किसकी कमी से होता है, लैक्टोज की कमी से, कैल्शियम की कमी से, कैरोटीन की कमी से, या फिर उपयुक्त सभी। क्या लगता है आपको यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा पहले तो ये जान लेते हैं प्रसूति ज्वर होता है क्या है या फिर किसे बोलते हैं। तो आपको कल बताया था हमने कि जो मिल्क फीवर होता है, मिल्क फीवर होता है जिसे हम याद रखिए प्रसूति ज्वर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि याद रखिएगा ये जो मिल्क फीवर होता है, दुग्ध का जो बुखार होता है रोग, याद रखिएगा इसमें क्या होता है कि ये कब होता है। पहले तो ये बात करते हैं कि ये कब होता है, जब याद रखिएगा कोई मादा पशु क्या है, बी आती है, मतलब बच्चे को जन्म देती है या फिर बच्चिया को जन्म देती है, तब ये होता है। जो प्रसवकालीन का जो टाइम रहता है उसी में ये होता है, इसलिए क्या होता है, इसे नाम ही दे दिया गया है मिल्क ज्वर। इसकी खास विशेषता तो आपको कल बताई दी थी कि याद रखिए इसमें क्या होता है, पशु पीछे की ओर गर्दन को मोड़कर बैठता है। दोबारा से सुन लीजिए कि इसमें क्या होता है कि पशु होता है वो अपनी गर्दन को पीछे की साइड झुका कर बैठता है। ठीक है, सेकंड
इसका जो टेम्परेचर होता है, बाकी जितने भी बुखार होते हैं उन सभी में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो तापमान होता है वो कम होता है। खास विशेषता है। ठीक है। प्रसूति ज्वर को दुग्ध बुखार के नाम से भी जानते हैं, दुग्ध का बुखार या दुग्ध बुखार। ठीक है। तो याद रखिएगा, इसका फर्स्ट सिम्टम क्या है, फर्स्ट लक्षण क्या है कि इसमें जो पशु होता है वो पीछे की साइड गर्दन को मोड़ कर बैठता है। सेकंड है, इसमें बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, कम हो जाता है। और अगर हम बात करते हैं ये किससे होता है, तो याद रखिएगा ये होता है कैल्शियम की कमी से होता है। किससे होता है, कैल्शियम की कमी से होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि मनुष्य के मांस से किस रोग का संचरण हो सकता है। मतलब ऐसा कौन सा रोग है जो मनुष्य को मांस खाने से हो सकता है, मनुष्य को मांस खाने से हो सकता है, ऐसा कौन सा रोग है। ऑप्शंस पहले हम देखेंगे कि एंथ्रिक्स, तपेदिक, बोटुलिज्म या फिर इनमें से सभी। आपको क्या लगता है राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, याद रखिए ऐसा कौन सा रोग है जो कि मनुष्य को मांस खाने से हो सकता है, तो याद रखिएगा, तो यहाँ पर याद रखिएगा वो हो सकता है ये सभी। मतलब एंथ्रेक्स भी हो सकता है, तपेदिक भी हो सकता है और बोटुलिज्म भी हो सकता है। ठीक है। अब यहाँ पर याद रख लेते हैं जो आपको मोस्ट कॉमन है, जो कि आपको एग्जाम में पूछा जाता है, वो कौन सा रोग है, तो वो होता है एंथ्रेक्स। याद रखिए एंथ्रेक्स से सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि एंथ्रेक्स रोग होता किससे है। बिल्कुल याद रखिए, ये होता है बेसिलस एंथ्रेसिस नामक एक जीवाणु जनित रोग है। मतलब ये जीवाणु से होता है। किससे होता है एंथ्रेक्स रोग, एक जीवाणु से होता है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है एंथ्रेक्स से संबंधित कि ये याद रखिए इसका पोस्टमार्टम कभी नहीं किया जाता, इसका पोस्टमार्टम कभी नहीं किया जाता। क्यों, क्योंकि याद रखिए जो एंथ्रेक्स रोग है ये पशुओं से मनुष्य में फैल सकता है, पशुओं से मनुष्य में फैल सकता है, इसलिए इसे इसका कभी भी पोस्टमार्टम नहीं किया जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि एंथ्रेक्स रोग याद रखिए मिट्टी जनित रोग है। मतलब ये मिट्टी में अगर इसे दफना दिया जाता है, या फिर आप ऐसे मान सकते हो क्या, इसको याद रखिए दफनाया गया, तो ये याद रखिए ये मिट्टी से भी फैल सकता है। अगर कोई पशु है जो कि एंथ्रेक्स जनित रोग से ग्रसित था और उसे आपने जब मर गया उसे दफना दिया या फिर ऐसे ही खुले में छोड़ दिया, तो याद रखिए ये मिट्टी से भी फैल सकता है, इसलिए इसे नाम भी दे दिया गया है एंथ्रेक्स रोग एक मिट्टी जनित रोग होता है। क्या होता है, मिट्टी जनित रोग होता है। ओके, ये याद रखोगे तीनों पॉइंट, तीनों ही पॉइंट याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार आपको एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है कि एक वयस्क बकरी के लिए लगभग कितनी जगह की ज़रूरत होती है और आपको बतानी है वर्ग मीटर में। यहाँ पर याद रखिए 1.25 से 1.5 वर्ग मीटर, 2.25 वर्ग मीटर, 3.25 से 3.5 वर्ग मीटर, 4.0 से 4.5 वर्ग मीटर। याद रखिएगा ये स्पेस की आवश्यकता कितनी होती है वो पूछा गया है कि मान लीजिए एक कोई वयस्क बकरी है, इसको रहने के लिए, खाने पीने रहने के लिए इसको कितनी जगह की आवश्यकता है, जब इसे हम बांधते हैं तो इसे कितनी ज़रूरत होती है, कितनी जगह की आवश्यकता होती है, वो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर याद रखिए अगर मैं बात करता हूँ एक वयस्क बकरी को बांधने के लिए या फिर उसे रहने के लिए उसे लगभग कितनी जगह की आवश्यकता होती है, तो उसे होती है याद रखिए 1.25 से 1.5 वर्ग मीटर। ये जितनी भी दूरी है यहाँ पर याद रखिए किस में दे रखी है, वर्ग मीटर में दे रखी है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या है, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, बकरी हमारा हो चुका है। बकरी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम जानें तो याद रखिए बकरी को कापरा हिरकस कहते हैं, बकरी को कापरा हिरकस कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपको पूछा गया है। और बकरी का जो गर्भधारण अवधि होती है वो तो आपको पता ही होगा 150 की होती है, भेड़ की होती है 147 होती है, गाय की होती है वो 282 दिन होती है और भैंस की कितनी होती है 310 दिन होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि पशुपालन में इनमें से सामान्यतः है प्रयोग किया जाने वाला एंटीसेप्टिक कौन सा है। क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि एंटीसेप्टिक के लिए किस दवाई का प्रयोग किया जाता है, क्या एल्कोहल का यूज़ किया जाता है, क्या फिनोइस का, क्या फिनाइल का, या फिर क्या अरंडी के तेल का। मतलब एंटीसेप्टिक के रूप में किसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। यह आपको थोड़ा सा सोच समझ के राइट आंसर यहाँ पर देना है, थोड़ा सा टाइम ले लीजिए लेकिन राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर याद रखिए एंटीसेप्टिक की अगर हम बात करेंगे तो हम लेते हैं, याद रखिए वो होता है कौन सा, फिनाइल। फिनाइल का प्रयोग याद रखिए एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि वधियाकरण के लिए किस औजार का प्रयोग किया जाता है। काफ़ी मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, याद रखिए कई बार आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, कि वधियाकरण करने के लिए जिस औजार का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा है। क्या जंबो होता है, क्या कैंची होता है, क्या सुई होता है, या फिर क्या बर्डीज होता है। क्या लगता है आपको यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो वधियाकरण किया जाता है उसके लिए कौन सा औजार काम में लिया जाता है। तो याद रखिएगा वधियाकरण को इंग्लिश में बोलते हैं कास्ट्रेशन। तो इसका औजार भी इसी नाम से याद हो जाएगा कि बर्डीजो कास्ट्रेटर। इसका पूरा नाम क्या होता है, बर्डीजो कास्ट्रेटर। ठीक है, इस कास्ट्रेशन से याद रख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। वधियाकरण को कास्ट्रेशन कहते हैं और इसी से हमारे याद हो जाएगा कि बर्डीजो कास्ट्रेटर। ओके, याद रखिएगा। अब अगर हम जान लेते हैं कि वधियाकरण क्यों किया जाता है, तो याद रखिएगा कि सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं फार्मों पर, बड़े बड़े फार्मों पर ही वधियाकरण किया जाता है, वैसे कॉमन नहीं किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं वधियाकरण, तो वधियाकरण याद रखिए दो तरीके से किया जाता है, या मतलब दो उद्देश्य से किया जाता है। इसका दो उद्देश्य होते हैं, एक तो है कि कृषि कार्य के लिए उसका यूज़ करेंगे, और दूसरा होता है कि कोई मादा पशु है अगर वो हीट पीरियड में आ चुका है तो उसकी पहचान करने के लिए। याद रखिए कोई हीट पीरियड में आ चुका है तो उसकी पहचान करने के लिए, और दूसरा हमारा उद्देश्य होता है कि कृषि कार्य करने के लिए। ठीक है, ये दोनों उद्देश्य होते हैं जिसके कारण वधियाकरण किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लेते हैं, जिसमें आपको पूछा गया कि भेड़ में प्रसव की क्रिया क्या कहलाती है। प्रसव की क्रिया क्या कहलाती है, काल्विंग, लैम्बिंग, फरोइंग या फिर किडिंग। याद रखिए ये क्वेश्चन भी आपको कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो थोड़ा सा जल्दी कीजिएगा और थोड़ा सा राइट आंसर यहाँ पर देने की कोशिश कीजिएगा कि भेड़ में प्रसव की क्रिया को क्या कहते हैं, काल्विंग या फिर काविंग, लैम्बिंग, फरोइंग या फिर किडिंग। तो यहाँ पर याद रखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्रसव, तो जो प्रसव की क्रिया होती है उसे तो हम बोलते हैं लैम्बिंग। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पर ये बोलूँ कि जो समागम की स्थिति होती है उसे क्या कहते हैं भेड़ में, तो याद रखिए आप भेड़ में जो समागम होता है, मतलब जो मेटिंग की क्रिया होती है उसे हम बोलते हैं क्या, टैपिंग। क्या बोलते हैं, टैपिंग बोलते हैं। और प्रसव की क्रिया मतलब जो वो क्या करती है, लैम्ब को जन्म देती है, उस क्रिया को क्या कहते हैं, प्रसव की क्रिया को, उसे हम बोलते हैं लैम्बिंग। ठीक है, याद रखना जो भेड़ का जो छोटा सा बच्चा होता है उसे हम बोलते हैं लैम्ब। क्या बोलते हैं, लैम्ब। तो इसी से याद रखिए लैम्बिंग बोलते हैं। ठीक है, जो बच्चा है बच्चे देने की क्रिया लैम्बिंग कहलाती है। इतना तो याद रख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है कि रोमंथी पशुओं का असली आमाशय क्या कहलाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ओमेजम, रोमेन, रेटिकुलम, एबोमेजम। क्या रहेगा आपका राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी आपको कई बार पूछा गया है कि ट्रू स्टोमैक किसे कहते हैं, बताइए जल्दी से। ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो यहाँ पर याद रखिए अगर मैं बात करता हूँ असली आमाशय, तो असली आमाशय हम कहते हैं एबोमेजम को। किसे कहते हैं, ट्रू स्टोमैक, ये कहते हैं एबोमेजम को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, ये आपको पूछा गया है बर्ड फ्लू किससे संबंधित है, मतलब होता किस में है बर्ड फ्लू। वैसे तो यहाँ पर आपको नाम सही स्पष्ट हो रहा होगा कि बर्ड फ्लू, चलो नाम लिखे ही बता देता हूँ, बर्ड फ्लू। ठीक है, अब यहाँ पर नाम में ही इसका राइट आंसर छिपा हुआ है। ठीक है, कॉमन सा क्वेश्चन है, सभी नहीं बता दोगे यहाँ पर आई थिंक। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, मवेशियों से, मुर्गियों से, भेड़ों से या फिर बकरियों से। आई थिंक आपने बता दिया होगा। तो यहाँ पर आप इसके नाम में ही देख सकते हो बर्ड, मतलब बर्ड आ चुका है ना, पक्षी आ चुका है ना। तो अब पक्षी यहाँ पर ऑप्शन में कितने हैं, क्या मवेशी पक्षी होते हैं, नहीं होते हैं। ठीक है, मवेशी में गाय और भैंस आते हैं, तो बिल्कुल नहीं होते हैं। ठीक है, तो बकरियाँ क्या पक्षी होती है, बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, और भेड़ भी, बकरियाँ नहीं होती है, मतलब पक्षी नहीं होती है। ठीक है, पक्षी रहा तो केवल मुर्गी। ठीक है, तो बिल्कुल आसानी से आप पता लगा सकते हो कि बर्ड फ्लू है ये मुर्गियों से ही संबंधित होगा, और ये एक वायरस जनित रोग होता है। किस प्रकार का रोग होता है, ये एक प्रकार का वायरस जनित रोग होता है, मतलब बर्ड फ्लू है मुर्गियों से संबंधित है, और ये किससे होता है, वायरस से होता है। बर्ड फ्लू वायरस जनित रोग है जिनका संबंध मुर्गियों से होता है। ठीक है, और मुर्गियों को याद रखिए कुक्कुट आदि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लेते हैं, जिसमें आपको पूछा गया है कि साधारणतः गाय और भैंस का जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो कितना होता है। क्या 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है, क्या 38 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है, क्या 39 डिग्री
सेंटीग्रेड तापमान होता है या फिर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। लास्ट का फ़ारेनहाइट में है और सारे डिग्री सेंटीग्रेड में है यहाँ पर, ठीक है। तो ये बताइए कि गाय और भैंस के शरीर का तापमान कितना होता है, 37, 38, 39 या फिर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर याद रखिए, अगर हम बात करते हैं जो बॉडी का टेम्परेचर होता है गाय और भैंस का, ये होता है साधारणतः है 37.6 डिग्री सेंट तापमान। कितना होता है, 37.6 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं गाय और भैंस, तो गाय और भैंस तो लगभग आपने पढ़ रखी होगी, ठीक है। बुबलस बुबलस और क्या, बुबलस बुबलस और गाय का बताइए क्या हो, बोस इंडिकस और बोस टॉरस। याद रखिए, गाय के मुख्यतः दो नाम होते हैं, इसके साइंटिफिक नेम एक होता है बोस इंडिकस, मतलब इंडिया में जो गाय पाई जाती है उसे बोलते हैं बोस इंडिकस। जो विदेशों में जो गाय पाई जाती है उसे हम बोलते हैं बोस टॉरस। क्या वो बोलते हैं, बोस टॉरस बोलते हैं, ठीक है। इतना तो आपको याद होगा। और यही याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। एक इनकी गर्भ अवधारण जो होती है, याद रखिए अवधि, वो कितनी होती है, मतलब जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो कितने दिन का होता है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिए, गाय की अगर हम बात करेंगे तो गाय का होता है 282 का दिन, और भैंस का कितना होता है, भैंस का होता है 310 दिन। याद रखिएगा, गाय का तो होता है 282 दिन का और भैंस का होता है 310 दिन का। इतना याद रख लोगे। ये हम बात कर रही थी गेस्टेशन पीरियड, जिसे हम बोलते हैं गर्भधारण अवधि, ठीक है। और ये जो हीट साइकिल आती है, मतलब इसका जो पीरियड आता है वो कितने दिन में रिपीट होता है, 21 दिन में रिपीट होता है। दोनों में कितने दिन में होता है, दोनों में 21 दिन में ही रिपीट होता है, ठीक है। सबसे कम जो समय लगता है पीरियड को दोबारा से होने में वो लगता है 17 दिन का, मतलब 16.5 दिन का, और वो लगता है भेड़ में। बाकी जितने भी है लगभग उनमें सभी में 21 दिन का ही समय लगता है, लेकिन भेड़ में याद रखिए 16 से 17 दिन का समय लगता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, जब तक ले अच्छे से पढ़िए, अच्छी से रहिए, ठीक है। और अगर क्लास पसंद आई है, आपको कितने यहाँ पर क्वेश्चंस राइट हुए हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। क्लास कैसी लगी ये भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए, बाय बाय, ठीक है।